हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोग का आज थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर है समाज का लेक्चर है। आप लोग का एक वीडियो में समाज का आपको ख़त्म करा दिया जाएगा। और ये जो हमारे ये वीडियो है थ्योरी का क्लास है। आशा करते हैं कि थ्योरी पूरा पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को समाज में कहीं कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। और थोड़ा सा आप लोग जो सिर्फ एक ही अनुरोध है कि थोड़ा सा वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे थोड़े होता है एक बार अपने आप को खाली सिर्फ देख लिए हैं या तो कोई भी अपने आप को देख लिया और कि दोस्तों के पास शेयर ही नहीं किए, ये तो गद्दारी हो जाएगा ना। इसीलिए आप लोग से थोड़ा अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें और दोस्तों के पास बताने का प्रयास करें, क्योंकि आपको फ्री मिल रहा है इसके मतलब थोड़ी ना कि आपको वीडियो भी शेयर मत कीजिएगा। ऐसे मत कीजिए आप लोग, थोड़ा सा हम लोग पर भी ध्यान दीजिए। जिस प्रकार आप लोग का ध्यान दे रहे हैं इसलिए हम लोग पर भी आशा करते हैं कि आप लोग के द्वारा भी हम लोग पे ध्यान देना अति आवश्यक है। रोटी दोनों हाथ से बनता है, एक हाथ से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बिना आप लोग का टाइम लेते हुए समाज का लेक्चर स्टार्ट करना चाहते हैं और चाह रहे हैं भी। ठीक है, अब आप लोग का जैसे हेडिंग में डाला गया कि समाज होता क्या है। समाज होता क्या है, सबसे पहले समाज के बारे में बता देना चाहते हैं। जो समाज जो होता है, कई जो बड़े बड़े शब्दों को जो है छोटे शब्दों में विभक्त कर देना या छोटे शब्दों को बड़े शब्दों में विभक्त कर देना ही विग्रह करना या संयोग करना या समास होता है। क्या बोला? विग्रह मतलब क्या? एक दूसरे को तोड़ना ही क्या कहलाता है? मतलब तोड़ना ही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। तो विग्रह मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो समास को क्या कर सकते हैं? विग्रह करने की जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है या तो जो विग्रह करने के जो हमें प्रक्रिया या तो जो कुछ लगाते हैं वो क्या कहलाएगा? वो समास कहलाएगा। और आगे आप लोग का चलिएगा समास के बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी होगा कि आप देखिएगा समास का अर्थ होता है छोटा करना। क्या बोले थे? पहले ही बोल दिया था, समास का अर्थ होता है छोटा करना, अर्थात संक्षेप में लिखना है किसी को, विस्तार को सारगर्भित बनाने के लिए। क्या संक्षिप्तीकरण का नाम ही क्या है? समास है। सारगर्भित मतलब होता है एक अच्छे तौर तरीके या तो अच्छे भाषा को उत्पन्न करने के लिए हमें समास की आवश्यकता होती है। वह समास में जो है वो शब्द को क्या छोटा कर सकते हैं या उसे बड़ा कर सकते हैं। संक्षिप्त करेंगे तो भी समास होगा, बड़ा करेंगे तो भी समास होगा। तो सारगर्भित मतलब होता है कि एक अच्छे तरीके से किसी को निखारना ही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो समास का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो शब्द को निखारने में समास का उपयोग होता है। आगे चलिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास करते हैं। ये क्या पहले बता दिए हैं? शब्द को मेल करें या तोड़ें दोनों ही समास कहलाएगा। आगे चलिएगा, समास मुख्यतः कितने प्रकार के होता है? 6 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? 6 प्रकार के समास होता है। कौन कौन? तो फर्स्ट में बोलेंगे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन? तो क्या? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और क्या छूटा है जी? क्या? द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये 6 क्या होते हैं? ये समास के प्रकार होते हैं। और समास क्या होता है ये नहीं पूछता आप लोग का क्वेश्चन में। आप लोग क्वेश्चन ये होता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं और उस प्रकार में कौन कौन सा समास क्या होता है। आगे आप लोग का चलिएगा, आगे आप समास के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं कि यही इसका जो प्रकार है तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान, इसमें फर्स्ट में क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उत्तर पद के मतलब पहले सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में समझ लिया जाए कि वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो। मतलब अंतिम पद प्रधान के मतलब होता है वैसा समास जो फर्स्ट पद की प्रधानता ना होकर क्या हो? अंतिम पद की प्रधानता हो। उसे तोड़ने पर अंतिम पद की प्रधानता हो, ना कि पहला ही। उस शब्द को क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे और तोड़ने के तत्पश्चात उसे जो है फर्स्ट पद की कोई मान्यता नहीं होगा। क्या होगा? लास्ट पद की मान्यता होगा। फर्स्ट पद को हम कुछ नहीं मानेंगे और लास्ट मानना तो कुछ नहीं, लेकिन एक संज्ञा के रूप में मतलब प्रस्तुत होगा। लेकिन दूसरा जो लास्ट पद की प्रधानता है वह एक विशेषता बदलाएगी, वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, कैसा है, नहीं है। तो उसी को बोलता है कि उत्तर पद के मतलब होता है कि अंतिम पद होता है। क्या होता है? उत्तर पद के मतलब अंतिम पद होता है। तो वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब इधर देखिएगा तत्पुरुष समास का कुछ उदाहरण इसमें दिया गया है कि तत्पुरुष रसोई घर। तो रसोई देखा, रसोई के लिए घर। क्या है? रसोई के लिए घर। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट पद इसमें क्या है? तो ये के लिए के बाद ये हो जाता है, ये होता है लास्ट पद। क्या है?
के लिए के बाद ये लास्ट पद होता है। ये तो घर तो है, लेकिन कैसा घर है? ये रसोई का घर है। हम तोड़ने पर रसोई घर से हमको ये नहीं पता चलेगा कि रसोई घर क्या है। तो रसोई घर को क्या तोड़ेंगे? रसोई जिसमें खाना बनते हैं या तो जिसमें आप लोग का खाना बना जाता है उसको क्या कहते हैं? रसोई घर। रसोई मतलब रसोई जिसमें खाना बनने वाले घर को क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। तो रसोई का घर एक तत्पुरुष समास हुआ, इसमें अंतिम पद प्रदान हुआ, क्योंकि के लिए के जो बात जो होता है ये पहला पद होता है, और के लिए के उसके बाद जो बाद है ये अंतिम पद है। ये दूसरा पद मान लीजिए, ये पहला पद मानिए। क्या मानना है? तो के लिए घर मतलब घर तो है, लेकिन स्पेशल घर कैसा है? रसोई का घर है। एगो बेडरूम होता है, एगो ड्राइंग रूम होता है, लेकिन ये कैसा रूम है? एक रसोई का घर है। तो रसोई घर मतलब ये के लिए के बाद सेकंड पद की प्रधानता होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आगे चलिएगा, राजमहल। तो राजा का महल, जिस महल में राजा रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? राजमहल। जिस महल में क्या राजा रहते हैं उसे राजमहल। तो राजमहल को तोड़ेंगे, राजा का महल, ये क्या कहलाएगा? राजमहल से राजपुत्र। तो राजा का पुत्र, पुत्र किसका है? पुत्र तो हम भी किसी का है, लेकिन हम एक गरीब का पुत्र हैं, तो हम क्या बोलेंगे? गरीब का पुत्र। अब कोई भी किसी का राजपुत्र है या तो राजा का पुत्र है तो उसको क्या बोलते हैं? राजा का पुत्र। मतलब बड़े घर से बिलोंग करते तो वह राजा का पुत्र हो गया। आगे चलिएगा, टोटल सब यही मतलब समझाया गया। रचना का, रचना को करने वाला, ये जो है फर्स्ट प्रधानता हुआ, इसका सेकंड ये है, क्योंकि ये जो है करने वाला के बाद में जो है सेकंड प्रधानता होती है, सेकंड प्रधानता होता है। यहाँ तक क्या होता है? फर्स्ट, उसका करने वाला की सेकंड प्रधानता होती है। तो ये क्या कर रहा है? करने वाला एक आदमी है। क्या करने वाला आदमी है? तो रचना करने वाला आदमी है। क्या करने वाला आदमी है? तो रचना करने वाला आदमी है। तो रचना ये सेकंड पद की प्रधानता हो रहा है। रचना करना एक विशेषण के रूप में भी काम करेगा, इसीलिए आप बालक कोई किसी का क्या बोल रहा है? आदमी को बालक बोल रहा है, तो आदमी क्या यहाँ पे हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। रचना करना मतलब वो है कि इस प्रकार की विशेषता हुआ, तो विशेषता को क्या कहते हैं? प्रधानता कहते हैं। और इसे सौ कुल क्या है? शोका कुल। शोका कुल से होते हैं जो कोई किसी के घर में, अगर कोई घर में मर जाता है, वो एक कुल में किसी का मर जाता है, तो घर में शोक मतलब पता जाता है, मतलब क्या हो जाता है? मतलब शोक मतलब होता है किसी को दुख पहुंचना। तो दुख पहुंचने वाले घर को, दुख पहुंचने वाले घर को क्या कहते हैं? उसको शोका कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? शोका कुल कहते हैं। इसीलिए किसी घर में अगर दुख होता है उसको क्या कहते हैं? शोका कुल कहते हैं। इसी प्रकार देखिएगा, अकाल पीड़ित। तो अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित क्या कहते हैं? अकाल से पीड़ित। अकाल मतलब जो होता है, अगर कोई किसी हमारे दैनिक ग्रामीण में होती है, अगर हम लोग जो है कृषि प्रधान, जैसे हमारे भारत जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान रहने के तत्पश्चात ही हमारे जो होता है हमारे मानसून पर निर्भर होता है। जिस दिन जो है मानसून, जिस मतलब साल अगर मानसून नहीं होगा तो हमारे क्या होती है? हमारी कृषि खराब हो जाती है। कृषि खराब होने के कारण हमारी जो है ग्रामों का क्या हो जाती है? दैनिक जीवन जर्जर हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि हमारे दैनिक या गांवों में जो है कृषि प्रधान है, उनको क्या होती है? मतलब कृषि से ही मतलब उसका दैनिक जीवन और यापन चलता है। कृषि नहीं हुआ उसका दैनिक जीवन क्या हो जाता है? तो खराब हो जाता है। इसी को कहा जाता है अकाल से पीड़ित। उसमें क्या छा जाती है? अकाल छा जाती है, उसी को कहा गया है अकाल पीड़ित। तो अकाल से पीड़ित व्यक्ति विशेष को क्या कहा जाते हैं? अकाल पीड़ित। यहाँ देखिए, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा लिखा गया कृत्य। कृत्य यहाँ पे नहीं होगा, कृति होगा। क्या होगा? कृति। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया कृति मतलब होती है बुक, या तो बहुत सारा, जैसे बाजा रामचरितमानस है। रामचरितमानस क्या है? एक कृति है। क्या है? एक कृति है। तो रामचरितमानस को क्या बोल सकते हैं? कृति है, जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है। तो क्या है? इसमें टोटल बता दिए हैं कि तुलसी के द्वारा मतलब टोटल कहा गया है कि तुलसी के द्वारा लिखा गया बुक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुलसी कृत कहते हैं। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। आतुर मतलब होती है भली भांति, और यहाँ इसमें देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। लिए के बाद क्या बनाते हैं? दूसरा प्रधानता। लिए के पहले पहला प्रधानता। नरोत्तम, नरों में उत्तम हो। क्या हो? नरों में उत्तम हो। ये सब क्या है? टोटल तत्पुरुष समास है। आशा करते हैं आप लोग को तत्पुरुष समास क्लियर हो गया होगा। आगे आप लोग चलिएगा, आगे आप लोग को बताया गया है क्या? देखिए, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा कि वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, वैसा समास
जिसका दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाएगा। अब द्वंद्व समास में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि द्वंद्व समास जो है इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें टप मतलब लेटर लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। तो दोनों पद प्रधान का मतलब ये समझ रहे हैं कि दुनिया में जितने जिसका विलोम शब्द बन सकता है वो टोटल द्वंद्व समास है। दुनिया में जिसका विलोम शब्द बन सकता है, जिसका जो विलोम शब्द है वो द्वंद्व समास है। माता के विलोम शब्द क्या बनते हैं, पिता बनते हैं। अगर आपको लिख दिया जाए द्वंद्व समास में माता और इस यहाँ पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माता पिता। तो माता पिता ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। भाई का उल्टा क्या होती है, बहन। तो भाई का उल्टा क्या होती है, बहन। भाई का उल्टा क्या होते हैं, बहन होते हैं, बहन होते हैं, क्या होते हैं, बहन होते हैं। तो ये इसका क्या है, ये सब इसका क्या है, विलोम है। विलोम शब्द ये क्या कहलाएगा, ये विलोम शब्द कहलाएगा। जो जिसका विलोम शब्द है वह द्वंद्व समास कहलाएगा। आप दूसरा में है विलोम शब्द एक तो होती है आवर्ती शब्द। आवर्ती शब्द वह होता है जो द्वारा दोहराया जाता है। क्या किया जाता है, से द्वारा दोहराया जाता है कि एक ही शब्द को क्या है, थोड़ा सा क्या कर देंगे हम, थोड़ा सा दोहरा देंगे। दोहराने मतलब उसी से द्वारा निकला गया क्या है, शब्द हुआ। जैसे कि जैसे बोले जैसे जैसा, जैसे तैसे, क्या है, जैसे तैसे। तो आवर्ती शब्द का मतलब ये होता है लोटा वोटा। लोटा तो होता है लेकिन लोटा और वोटा ये सब क्या है, जैसे लिख दिया आपको लोटा, लोटा वोटा, लोटा वोटा होता है। देखिए लोटा और वोटा ये क्या हो गया, ये आवर्ती शब्द है। क्या है, लोटा वोटा, क्योंकि लोटे की तरह वोटा बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, आवर्ती शब्द। जैसे तैसे ये क्या हो गया, एक आवर्ती शब्द हुआ। जिस प्रकार मेल से उसका क्या बोलते हैं, आवर्ती शब्द को क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। और क्या बोलेंगे, विलोम शब्द का भी क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। तो द्वंद्व समास क्या होता है, तो दोनों पद की प्रधानता, जितने प्रधानता आपका भाई का है उतने प्रधानता बहन का है, जितने प्रधानता माता का है उतने प्रधानता पिता का है। एक दूसरे के बिना अधूरा है। क्या अगर भाई खत्म हो जाए तो भाई किसको बोलेगा, भाई अगर ख़त्म हो जाएगा तो बहन भाई का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। बहन भाई का रिश्ता इसलिए है क्योंकि दुनिया में बहन भी है भाई भी है। माता पिता का रिश्ता इसलिए है कि दुनिया में माता भी है और पिता भी है। तो दोनों की प्रधानता है। एक अगर उसे हटा लिया जाए तो उसके लिए क्या हो जाए, नश्वर की तरह हो जाएगा। तो उसे ही क्या कहते हैं, दोनों चीज़ का प्रधानता। तो दोनों चीज़ का प्रधानता द्वंद्व समास। एक चीज़ और देखिएगा, द्वंद्व समास का मुख्य पहचान है दोनों के बीच में हाइफन लगा हुआ रहेगा। जैसे ये जो होता है हाइफन अगर लगा हुआ रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, द्वंद्व कहलाएगा। अगर हाइफन लगा देंगे दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे चलिएगा आप लोग जो है द्वंद्व समास ऐसा कहते हैं कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलिएगा आप लोग। अब यही भाव समास क्या होता है, अब यही भाव समास के बारे में समझिएगा कि वैसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास द्वितीय पद प्रधान, आइए अब यही भाव समास में वैसा समास जो कि प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होती है, प्रथम पद। वह दूसरे पद की प्रधानता होती ही नहीं है, प्रथम पद की प्रधानता होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो क्या, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, वही लिखा गया है। अव्ययी भाव समास जिस सामासिक पद के प्रथम पद, अव्यय मतलब होता है प्रधानता। क्या होता है, अव्यय मतलब प्रधानता होता है। दूसरा शब्द की संज्ञा हो, दूसरा शब्द क्या हो, संज्ञा हो, संज्ञा हो, अव्ययी भाव कहलाता है। अर्थात इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। इसमें क्या होती है, प्रथम पद की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण के लिए आजीवन, तो जीवन भर, इसमें देखिएगा अधिकतर शब्द में आपी भर च प्रति आएगा। अब यही भाव समास में जो है आपी भर च प्रति आपी भर च प्रति इसमें सभी एक एक को थोड़ा सा उदाहरण लेके बता देते हैं। जैसे बोल दिया जाए आ जन्म, क्या बोला जाए, तो आ जन्म बोला जाए। तो अ में देखिएगा अ प्लस जन्म आ गया, क्या आ गया, जन्म हो गया। तो ओ आ गया, ओ आ जैसे देख रहे हैं आप, ओ आ गया, ये अब यही भाव समास हो गया। क्या हो जाएगा, अब यही भाव हो गया। क्या हो गया, अब यही भाव हो गया। जैसे कि आप पर आ गया, क्या आ गया, पर आ गया। तो क्या, परमात्मा, जैसे क्या है, परमात्मा, ये भी क्या हो जाएगा, अब यही भाव समास। आप ये देखिएगा भर क्या होता है, तो इसे लिखते हैं भर पेट। क्या लिखते हैं, भर पेट। देखिएगा, ओहो,
जैसे क्या हो गया, आप थोड़ा सा देखिएगा, आप यहाँ देखिएगा कि जैसे क्या लिखे थे परमात्मा, यहाँ देखिएगा क्या लिखे हैं परमात्मा। तो परमात्मा ये क्या हो गया, परमात्मा मतलब पर, क्या बोलता है पर का आत्मा, क्या है पर प्लस आत्मा होता है, आत्मा। तो यहाँ पे देखिएगा आत्मा, यहाँ पे देखिएगा पर मतलब क्या होते हैं दूसरे, क्या होते हैं यहाँ पे दूसरे। आत्मा तो सबका होता है, अपना भी आत्मा होता है, ये हो गया आत्मा, क्या हो गया आत्मा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आत्मा का कोई प्रधानता नहीं है, आत्मा एक संज्ञा है, आत्मा एक क्या है, आत्मा एक संज्ञा है। लेकिन पर क्या है, पर की प्रधानता हो रही है। आत्मा दो, जैसे दो होती है, अपना आत्मा होता है, दूसरे को आत्मा होता है। अपना आत्मा को बोलता है कि आत्मा, और ये बोलता है परमात्मा, तो दूसरे को आत्मा को क्या बोलते हैं परमात्मा। तो यहाँ पे यहाँ नहीं, ठीक है परमात्मा ही होता है, कैसे होगा परात्मा नहीं होगा, परमात्मा लिखे हुए हैं, ठीक है। जब परमात्मा लिखा हुआ है तो ये सही है, पर आत्मा नहीं होता है, परमात्मा होता है। यहाँ पे टूटता है ना तो ये आत्मा में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे टूटता है और आगे आप लोग का ये संधि विच्छेद में लिखने को होता है कि आत्मा किस प्रकार होती है, तो ओ आ प्लस ओ मिलकर होता है, क्या हो जाती है आ। तो ये माँ जो होता है ओ प्लस ओ मिलकर हो जाता है आकर हो जाता है। और यहाँ पे जब पर को आत्मा क्या बोलते हैं परमात्मा, तो पर जो हो गया इसकी प्रथम प्रधानता हो गया, क्या हो गया प्रथम प्रधानता, ये क्या हो गया संज्ञा हो गया। तो ये परमात्मा क्या कहलाएगा, अब यही भाव समास। जैसे अब यहाँ पे यह भर पेट, अब भर पेट देखिए यहाँ ये क्या है भर पेट, क्या है भर पेट है, यहाँ पे भर पेट, यहाँ पेट देखिएगा कैसा है भर पेट, तो भर अब प्लस पेट, तो पेट तो खाली भी होता है और पेट भरा भी होता है। तो ये यहाँ पे पेट कैसा है, यहाँ पे पेट क्या है कैसा है तो भरा है। तो ये प्रथम पद की प्रधानता हो रही है। अब पेट तो खाली भी होता है, मतलब पेट में छुरा भी भोग देता है, तो पेट का तो कोई मतलब नहीं, पेट क्या हो जाएगा एक संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा हो जाता है। भर पेट भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब यही भाव समास। जिस वजह से प्रतिदिन लिखे हैं, क्या लिखे हैं प्रतिदिन लिखे हैं, तो दिन तो होता है तो प्रति क्या हो जाएगा प्रति प्लस दिन। तो यहाँ पे देखिएगा प्रति, प्रति मतलब प्रत्येक, और दिन मतलब सप्ताह भी दिन होता है, महीना भी दिन होता है, मतलब बोलते हैं कि साल भी दिन होता है। यहाँ पे किस दिन के बारे में बता रहा है, तो प्रति मतलब एक दिन के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा प्रथम प्रधानता, ये हो जाएगा प्रथम प्रधानता, और दिन हो जाएगा क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग जो है अब यही भाव समझ गए होंगे। अब यही भाव में प्रथम पद की प्रधानता होती है कब, जब उसे तोड़ने पर, बिना तोड़े से पहले नहीं। तो आपी भर च, आपी भर च, इतना शब्द अगर आप लोग का आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा अब यही भाव समास। लगभग इतना ही में आएगा, आपी भर च, ये चार शब्द, एक शब्द और आ रहा है जो हमको दिमाग में नहीं आ रहा, आएगा तो बता देंगे आप लोग का। हाँ यथा, अब यथा शब्द जैसे बोल जाते हैं, यथा शब्द क्या है यथा शब्द, यहाँ पे देखिएगा यथा शब्द, एक तो यथा छूट रहा था, यथा शब्द के मतलब क्या होता है यथा, यथा प्लस शब्द क्या है यथा प्लस शब्द हो जाएगा। तो यथा, यथा मतलब ये यथा में क्या हो जाएगी प्रथम प्रधानता, और शब्द क्या हो जाएगा एक संज्ञा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग अब यही भाव समझ गए होंगे। आगे आप लोग चलिएगा, आगे आप लोग चलिएगा, सब यही सब लिखा हुआ है इसका। हाँ ठीक, अब बीच में आ गया क्या हो गया कर्मधारय समास, क्या आ गया अब कर्मधारय समास क्या होती है कि इधर कोई और तो नहीं छूटा है। इधर आगे देखिए एक चीज़ और छूट गया होगा, ये अब यही भाव समास, अब यही भाव समास के पहले देखिए दिग्गु समास देखिए छूट गया। अब दिग्गु समास क्या होता है, दिग्गु समास क्या होता है कि वैसा समास जिसका एक शब्द संख्यावाची हो, दिग्गु समास। दिग्गु समास सबसे आसान होती है, जहाँ पे देखिएगा एक शब्द संख्यावाची वह दिग्गु समास होती है। अब एक शब्द संख्यावाची मतलब क्या होता है त्रिलोक हो जाएगा, चौपाया हो जाएगा, और चतुर्भुज हो जाएगा, ये शतांश हो जाएगा, दशांश हो जाएगा, दशांश मतलब 10 का अंश, शतांश मतलब 7 का अंश, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, मतलब एक पद
संख्यावाची होगा और दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद उसका संज्ञा होगा। तो आशा करते हैं कि अब सबसे अच्छा आसान द्विगु समास जहाँ संख्यावाची दिखे वह द्विगु समास होता है। द्विगु समास का जो होता है पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। जैसे उदाहरण के लिए सत सही मतलब 7 सी छंदों का संग्रह को क्या कहते हैं, सत सही। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों को संग्रह को क्या कहते हैं, अष्टाध्याय। नवरत्न 9 रत्नों का समूह का नवरत्न कहते हैं। पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह। पंच जो है पंचामृत जो है 5 अमृत का समूह। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह को क्या कहते हैं, त्रिमूर्ति। मतलब एक पद संख्यावाची दूसरा पद संख्या हो, या क्या कहलाएगा, द्विगु कहलाएगा। अब यही भाव हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, एक कर्मधारय और बहुब्रीहि बच गया। आज देखिए कर्मधारय समास। आज कर्मधारय समास के बारे में ये बता देते हैं कि कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम पद की विशेषता तो दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। क्या है विशेष, मतलब विशेष हुआ होता है। विशेष के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि विशेष उसे कहते हैं जो कि विशेषण से पहले या विशेषण के बाद संज्ञा या सर्वनाम आते हो। क्या विशेषण से पहले या विशेषण के बाद, जस्ट ऐसा नहीं कि जस्ट अगर उसके बाद आगे एक दो शब्द के बाद उसको विशेष नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे विशेष क्या होता है। जैसे विशेष के बारे में बता दिया है तो राम अच्छा है, क्या है, राम अच्छा है, राम अच्छा है। यहाँ पे देखिएगा राम अच्छा है तो राम क्या है, एक संज्ञा है, संज्ञा है, संज्ञा है। ये अच्छा क्या है, एक विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है। यहाँ पे देखिएगा संज्ञा, ये विशेषण के जस्ट बाद संज्ञा आ गया है, इसको क्या कहलाएगा, ये संज्ञा के साथ साथ ये क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। जो ये विशेषण के पहले आवे या विशेषण के बाद आवे वही क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। विशेषण के पहले या विशेष के बाद क्या आवे तो संज्ञा या सर्वनाम आवे। तो संज्ञा कोई नाम, और अगर सर्वनाम आएगा तो वह, तुम, कब, ये सब, कैसे, क्यों, कौन, ये सब क्या होगा, ये सब सर्वनाम होगा। तो संज्ञा के मतलब ये विशेषण के पहले आ जाए या विशेषण के बाद संज्ञा या सर्वनाम आवे वह विशेष कहलाता है। आशा करते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इसीलिए आप लोग समझ लीजिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो। तो विशेष मतलब विशेषण के बाद या पहले संज्ञा सर्वनाम आवे, अथवा क्या है, एक पद का उपमान, मतलब एक पद का उपमान मतलब प्रथम पद की विशेषता ही होता है। दूसरा पद उपमेय मतलब होता है, दूसरे पद क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम हो, कर्मधारय समास कहलाता है। देखिएगा नील कमल, देखिएगा नील कमल, नीला है जो कमल। तो कमल तो क्या है, कमल एक संज्ञा है, क्या है, कमल एक संज्ञा है। ये नीला क्या है, नीला इसके विशेषता बता रहे हैं कि ये नीला है, क्या है, ये नीला है। तो नीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ये जो कमल क्या है, संज्ञा हो जाएगा। तो नील कमल क्या होगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्या होगा, कर्मधारय होगा। क्या होगा, कर पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। यहाँ देखिए जहाँ पे में जो लग गया है तो जो के पहले वाला होता था है वो दूसरा होता है, और जो के जो जस्ट पहले होता है वो पहला होता है, और जो जस्ट दो के बाद होता है वो क्या होता है, दूसरा होता है। जो पहले के बारे में बताता है, जो पहले के बारे में बताता है तो वहाँ उत्तम पुरुष तो है, इन कैसा है पुरुष तो उत्तम है। तो उत्तम इसका क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। क्योंकि जो पहला के बारे में बताता है, जो स्टार्ट होता है वो पहला के बारे में स्टार्ट होता है, तो उत्तम क्या हो जाएगा, विशेषण। अब पुरुष क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो पुरुषों में जो उत्तम है तो क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम, ये कर्मधारय हो जाएगा। इसी प्रकार सब टोटल है। लाल टोपी, लाल है जो टोपी, इसमें क्या बोले, जो के पहले ही प्रथम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो टोपी ये प्रथम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, तो विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालय। जो के पहले जो है दूसरा, उसके बाद फर्स्ट में क्या हो जाएगा, महान। तो इसका महानता क्या है, प्रथम ये है तो महाविद्यालय। महान है जो विद्यालय, विद्यालय कैसा है, महान है, तो महान इसका विशेषता बता रहा है। विद्यालय क्या है, इसका संज्ञा है। टोटल आशा करते हैं कि आप लोग का जो है टोटल इतना उदाहरण टोटल आप लोग देख लीजिएगा। सब महापुरुष, महान है जो पुरुष, प्रधान है जो अध्यापक, जो है
का पुरुष मतलब कायर है जो पुरुष, कायर पुरुष उसको कहते हैं, जो का पुरुष उसको कहते हैं। कायर हुआ होता है जो डरपोक होता है, कोई काम के जो लिए जो होता है वो इच्छुक नहीं, उसको काम करने के लिए कोई चीज़ डरता है, या कहीं जाने के लिए कोई अति करने के लिए उस काम करने के लिए क्या होता है डरता है, वो क्या कहलाता है कायर कहलाता है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये नीला है जो कंठ किसको बोला जाता है शिव को बोला जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये बहुब्रीही में भी आएगा और कर्मधारय में भी आएगा। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, इसमें देखिएगा कि आप लोग का कर्मधारय देगा तो बहुब्रीही नहीं देगा, ऑप्शन में बहुब्रीही देगा तो कर्मधारय नहीं देगा। तो ये जो नीला है जो कंठ, ये नीलकंठ को किसको कहा जाता है भगवान शिव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है शिव को कहा जाता है। आशा करते हैं आप लोग कर्मधारय समझ गए होंगे। लास्ट आप लोग का बचा है बहुब्रीही समास। क्या बचा हुआ है आपको बहुब्रीही समास। तो बहुब्रीही समास हुआ होता है वैसा समास जिसको पहला और दूसरा पद की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं बहुब्रीही समास। पहला दूसरा की प्रधानता होगा ही नहीं, क्या होगा किसी अन्य पद की प्रधानता, मतलब पहला दूसरा बातों को जोड़कर किसी अन्य बात बोला जाए वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा बहुब्रीही समास कहलाएगा। वही देखिएगा लिखा हुआ होगा कि बहुब्रीही समास जिसमें दो पदों का प्रथम पद और द्वितीय पद निकालकर तीसरा पद को क्या होगा निर्माण करता है, मतलब प्रथम पद दूसरा पद जोड़कर ये तीसरे पद के बारे में बताया जाए वो क्या कहलाएगा। तो पहले पद दो पदों का अर्थात बताता है, मतलब बोल रहा है कि जो तीसरा पद होता है दो पदों का क्या मतलब उसका गुण को या तो दोष को बतलाएगा। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं हमारे गणेश को कहते हैं। तो लंबा हो उदर जिसका, लंबा हो पेट जिसका, वो लंबा हो पेट जिसका। तो लंबा क्या हुआ प्रथम पद, पेट जिसका हो जाएगा वो द्वितीय पद होगा। तो प्रधानता किसका दे रहा है प्रधानता की गणेश को दे रहा है। तो लंबा हो उदर जिसका अर्थात गणेश के बारे में बोल रहा है, अर्थात क्या है श्री गणेश जी। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान होता है अर्थात ये प्रधानमंत्री होते हैं। ये चक्रमणि, चक्रमणि हम देख रहे हैं विष्णु भगवान के लिए वो देखते होंगे। तो चक्रमणि चक्र है जो मणि जिसका अर्थात विष्णु जी का होगा। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात गिरी को धारण करने वाला क्यों किसको कहते हैं श्री कृष्ण को कहते हैं। निशाचर, निशाचर क्या होता है निशाचर जो होता है, निशाचर जो होता है जो कि जो ड्रिंक लेता है, क्या लेता है ड्रिंक लेता है, उसे दरिद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दरिद्र कहते हैं। दरिद्र कोई क्या कहा जाता है निशाचर कहा जाता है। तो निशाचर कोई क्या कहते हैं उसको, निशाचर कोई क्या कहा जाता है पियक्कड़ इसको गाँव में बोलता है। तो निशा में विचरण या तो निशा करने वाले को क्या कहते हैं निशाचर। निशाचर अर्थात उसको क्या कहा जाता है राक्षस कहा जाता है। आप मृत्युंजय देखेगा, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव क्या है, मृत्यु को जो कौन जीतता है तो शिव। जो होता है शिव जो है तीन है नयन जिसके अर्थात शिव को कहा जाता है। इसे मृत्युंजय जो कि मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव क्यों कहा जाते हैं मृत्यु को जीतने वाला। चंद्रशेखर क्या है चंद्रमौली, चंद्रमा है शिव ने बोला जिसका शिखर चंद्रमा के जैसे हो चंद्रशेखर, वो कौन सा होते हैं शिव भगवान होते हैं। जिसका जो शिखर क्या है चंद्रमा की तरह हो जो क्या कहते हैं शिव भगवान को कहते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोग का कर्मधारय और बहुब्रीही में देखिएगा। कर्मधारय के मतलब बहुब्रीही के बारे में समझिएगा ठीक है। कर्मधारय और बहुब्रीही इधर हो गया कर्म, इधर देखिएगा थोड़ा सा कर्मधारय देखिएगा कर्मधारय, इधर हो जाएगा क्या बहुब्रीही ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्मधारय बहुब्रीही, कर्मधारय मतलब क्या हुआ कर्म को धारण करने वाला। यहाँ पे जो बहुब्रीही में जो होता है उसका स्वभाव को धारण करेगा। कर्मधारय के बारे में क्या उसको कर्म को धारण करेगा, लेकिन यहाँ बहुब्रीही में स्वभाव को धारण करेगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर उसका स्वभाव के बारे में बता रहा है, उसका अच्छाई के बारे में बता रहा है, उसका बुराई के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पे इसका कर्म के बारे में बताएगा, क्या बारे में बताएगा नीलकंठ, नील है जो जिसका नीला है जो कंठ, उसका कर्म के बारे में बता रहा है, उसका नीला है जो कंठ। तो यहाँ पे नीलकंठ तो दोनों में आ जाएगा। तो इसका और उदाहरण देखिएगा, उदाहरण जैसे कर्मधारय का और उदाहरण लेकर आप लोग का थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं कि यह कर्मधारय और बहुब्रीही में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए परमानंद, पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम ऐसा ही हो जाता है जी, पुरुषों में आप उत्तम है तो उत्तम ऐसे कर्म किए हैं तब ना हुआ है। आप बताइए अब इसमें जो है लंबा है उधर जिसका, अब लंबोदर अपना पेट बढ़ाने के लिए कौन सा कर्म किए हैं वो
नहीं किए, बशर्ते पुरुषों में उत्तम इसी प्रकार है, क्योंकि इसी प्रकार आप कर्म अच्छे किए हैं, अच्छे से बाजार पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत किए हैं, इसीलिए सभी क्लास में क्या है फर्स्ट किए हैं, तो ये कर्म हुआ। लेकिन ये जो होता है लंबोदर, लंबा है उधर जिसका 10 आनंद, 10 है आनंद जिसका, अच्छा 10 आनंद किसका है, रावण को। 10 आनंद उसका कौन सा कर्म किया था, वो बनाया तो अपना मुड़ी नहीं ना, उसके भगवान द्वारा वरदान दिया गया कि 10 आनंद है, तो वो वरदान दिया गया है, तो वो चल जाएगा क्या चीज़ में, बहुबरी में। कर्म जो कर्म को धारण कर रहा है वो कर्मधारय में हो जाएगा, जिससे कर्म से जुड़ा हुआ होगा वो कर्मधारय, और बहुबरी में जो होगा वो क्या जुटा हुआ रहेगा, उसका स्वभाव से जुटा हुआ रहेगा। आशा करते हैं कि आप लोग कर्मधारय और बहुबरी के बारे में हम समझ गए होंगे। और समास यहाँ क्या होती है आप लोग ख़त्म होती है। थोड़ा सा आप लोग का यही अनुरोध है कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिएगा, जिसके कारण आप लोग का हम लोग का भी मोटिवेशन बने आगे के लिए। फिर आगे जो चैप्टर है आप लोग को कराया जाएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।